पहला प्यार और बलात्कार। धौंकने की भांति तेज दौड़ती सांसें कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई दो दिलों को मिलाने का प्रयास कर रही है। बिस्तर की चादर सिकुड़ गई है। बिस्तर पर पड़े सुहाग के कपड़े नीचे गिर गए। यह वह समय जब मदहोशी में इंसान सब भूल जाता है। प्रेम क्रीड़ा पूर्ण हुई। मध्यम रोशनी में रजत ने कपड़े उठाए, सुहाग का जोड़ा अच्छिता पर डाला, खुद कपड़े पहन के 10वें माले पर बने फ्लैट की खिड़की से बाहर के अंधकार को देखते हुए सिगरेट सुलगाई। क्या यह वही प्रेम है जिसका जिक्र पिताजी ने दलील देते हुए कहा था? शादी के बाद प्रेम हो जाएगा, बस यही पल दो पल का भौतिक सुख तो प्रेम नहीं हो सकता। अगर खूबसूरत शरीर का भक्षण करना ही प्रेम है तो मैं ऐसे प्रेम का त्याग करना सही समझूंगी। मैं रजनी को कभी भूल नहीं पाऊंगा। जो अपराध मुझसे हुआ उसका कोई प्रायश्चित हो ही नहीं सकता। रजनी और मैं पिछले 2 साल से साथ थे, एक दूसरे के संग जीवन बिताना चाहते थे। हमेशा से प्रेम के दुश्मन समाज ने आज हम 3 जिंदगी को बलि चढ़ा दिया। रजनी ने फांसी लगा ली और अच्छिता का कोई दोष नहीं। वो बेवजह इन सब में अपना जीवन होम कर डालेगी, क्योंकि मैं उसको कभी अपने दिल से नहीं अपना पाऊंगा। शादी के बाद यह एक दिन साथ हमारी पहली रात है। उसको अपनाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहा। नज़रों के सामने सिर्फ रजनी ही थी। प्रेम शारीरिक और मानसिक होता है। शारीरिक प्रेम मानसिक प्रेम में तब्दील हो ही जाता है। पुराने ज़माने में शादी पहले होती थी और प्रेम बाद में अपने आप हो जाता था। यही सब दलील देकर पिताजी और माँ ने मुझे शादी के लिए मना लिया। रजनी और अच्छिता में ज़मीन आसमान का अंतर है। साधारण सी दिखने वाली रजनी, अप्सरा सी दिखने वाली अच्छिता। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होती। ऐसी सुंदर लड़की पाने के लिए लोग तरसते हैं लेकिन सिर्फ सुंदर होना ही काफ़ी नहीं होता। गांव की गंवार और शहर की रजनी की मानसिकता में भी फर्क है। रजनी पढ़ी लिखी, मुझे समझने वाली लड़की जिसको मैंने छोड़ दिया। नहीं छोड़ा नहीं, मार डाला। मैं ही कातिल हूँ। उसने प्रेम निभाया और मैं कायर। मैं क्या कर रहा हूँ? भौतिक सुख ले रहा हूँ। यह हमारा दिमाग बड़ा ही विचित्र होता है। पल भर में कितना कुछ सोच लेता है। कुछ गलत सही सवालों में उलझकर मन में व्यवस्थित कर डालता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। साथ जीने मरने की कस्में खाने वाला रजत पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कमरे की मध्यम रोशनी में रजत घुटने के बल बैठा सुबक रहा है, सुलग रहा है। उसका दिल। बिस्तर पर बैठी अच्छिता कमरे के फर्श पर पड़ी जलती हुई सिगरेट के धुएं में अपना भविष्य को तलाश रही है। दोनों की लाल आंखों को देख भाई भाभी मजाक कर रहे हैं। अच्छिता ने बड़ों के पैर छुए, भाभी से गले लगी, कुछ कानाफूसी हुई और ठहाके। बहुत हुआ हंसी ठट्ठा, बहू नहा ले, पूजा में बैठना है, फिर कल तो तुम लोग चले ही जाओगे। सासू माँ ने कुछ ऐसे लहजे में कहा जो चुभन सी लगे। हनीमून के लिए नैनीताल की तैयारी करने में बड़े भाई ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। सब कुछ तय था, बस तय नहीं था तो रजत का दिल। अच्छिता का पूरा दिन मुँह दिखाई या ऐसी बाकी रस्मों में व्यस्त रही।
रजत कमरे में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए रजनी के ख्यालों में लीन रहा। सुहाग की दूसरी रात अक्षिता दूध का गिलास लेकर हाथ में अपने कमरे में आई। धुएं के बीच दम घुटने लगा। बिस्तर पर रजत पैर पर पैर रखकर लेटे हुए कुछ पढ़ रहा है। अक्षिता को दूध का गिलास लिए गर्दन झुकाए खड़ा देख रजत बोला, दूध पीकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। एक रूखा सा व्यवहार जो नई नवेली दुल्हन ही क्या किसी को भी पीड़ा देने के लिए काफ़ी था। टेबल पर दूध ढक कर रख दिया। बिस्तर के दूसरे कोने में सिमट कर लेट गई। बत्ती बुझ गई, लेकिन नींद दोनों ही आँखों को जगाए हुए है। शायद दोनों ही खुली आँखों से सोते हुए अपने अपने ख्वाबों में व्यस्त हैं। किसी अप्रिय घटना निश्चित लगता है। हवा से बातें करती हुई गाड़ी काली सड़क पर दौड़ रही है। सुहाना सा मौसम, उस पर पहाड़ी नज़ारे, दोनों के चेहरे पर खुशी नहीं दे रहा है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। दोनों पिछली सीट पर अनजान से बने बैठे हैं। 5 घंटे का लंबा सफ़र खामोशी में बीता। पहाड़ियों से घिरा नैनीताल, खुशनुमा मौसम, बादलों को करीब से निकलते महसूस कर सकते हैं, लेकिन रजत और अक्षिता के पास होते हुए भी एक दूसरे को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पहाड़ी पर बने होटल का सुंदर कमरा जो हनीमून स्पेशल कहलाता है, सच में स्पेशल है। सजा हुआ बिस्तर, शीशे पार दिखती पहाड़ी वादियाँ भी रिझाने में विफल हुई। रजत ने सिगरेट निकाली, अक्षिता ने पलट कर देखा और कमरे से बाहर निकल गई। रजत ने कोई परवाह नहीं की। सिगरेट जलाई, शीशे के नज़दीक खड़ा हो गया। नीचे गोल टेबल लगी है। कुछ 4-5 लोग अलग अलग टेबल पर बैठे चाय की चुस्की के साथ सुहानी शाम का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्षिता एक टेबल पर शॉल ओढ़े जा बैठी। अक्षिता ने गर्दन उठाकर देखा। रजत ना चाहते हुए भी 2 कदम पीछे, ऐसे ही जैसे कोई चोर एक सिपाही से घबरा जाता है। इस बेचारी का क्या दोष है? सच में 2 परिवारों के फैसले ने इस जैसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर डाली। पहाड़ी इलाके में दिन जल्दी ढलता है। अभी 7 ही बजे हैं। ऐसा लगता है मानो रात हो गई हो। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अक्षिता कमरे में दाखिल हुई। इतनी देर कहाँ लगाई, बताकर तो जाना था, लगभग डांटते हुए रजत ने अपनी बात कही। लगभग इसीलिए क्योंकि उसके स्वर तेज थे, लेकिन अपनापन नहीं था। अक्षिता बिस्तर के कोने में सिमट कर लेट गई। खिली हुई धूप पहाड़ी वादियों को और भी खूबसूरत बना देती है। दोनों टहलते हुए वादियों का नज़ारा ले रहे हैं। दूर पहाड़ियों पर जमी बर्फ शायद दोनों के मुंह में भी जमी हुई है। 2 पहाड़ियों के बीच तार के सहारे चलने वाले हिंडोले की सवारी में सवार दोनों जन नीचे खाई की गहराई का जायजा ले रहे हैं। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, वो चली गई और मैं कायरों की तरह जी रहा हूँ। अब समय आ गया है प्यार के वो वादे पूरे करने का। मुझे भी मर जाना चाहिए। रजत का हाथ सेफ्टी बेल्ट पर गया। सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूद पाता अक्षिता बोल पड़ी, जब से मेरा रेप हुआ है तब से हमेशा आत्महत्या के ख्याल आते हैं। इसी गहराई को
इसी गहरी खाई को देखकर भी यही इसके आगे और वो कुछ कहती उससे पहले रजत ने सेफ्टी बेल्ट छोड़ अक्षिता का कर अक्षिता का कर ऐसे पापी छोड़ देना पाप होगा। लग रही है कि अक्षिता ने कसमसाते हुए हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा। रजत ने महसूस किया उसने अक्षिता का हाथ कुछ इस तरह जकड़ा कि उसके हाथ की नाड़ियां थम गईं। पकड़ ढीली हुई लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। छोड़िए ना, कूद नहीं रही हूँ, सिर्फ अपने दिल की बात बता रही हूँ। इस बार कहते हुए अक्षिता की आंख से एक बूंद ढुलक पड़ी। तुमने किसी को बताया नहीं, यही तो फर्क है गांव और शहर की लड़कियों में। इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने तक में हमेशा पीछे रहती हैं। मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। वो बहुत खास रिश्ते में है, इसलिए आज यही तो हो रहा है। कोई नज़दीकी मासूमियत का लाभ उठाता है और मासूम समाज इज्जत यही सब सोचकर खामोश रहती है। कौन है बताओ मुझे। मैं रजत का खून खोल रहा था। गुस्से में भरे अल्फाज में उसके गुस्से को बता नहीं पा रहे थे। टन की आवाज़ के साथ सफ़र ख़त्म हुआ। हिंडोला वापस नीचे आ चुका था। रजत ने हाथ छोड़ दिया। हाथ छोड़ते ही अक्षिता आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। रजत पीछे पीछे था और अक्षिता के कदम होटल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। बड़े हक के साथ उसने बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन यही पति अभी कुछ देर पहले खुद आत्महत्या करने जा रहा था। उस मासूम को एक अनजान शहर में छोड़कर यह होटल के अपने हनीमून स्वीट में बेड पर दोनों एक साइड पैर लटकाए बैठे हैं। रजत समझदार है, वो रिगी नहीं होना चाहता। वह चाहता है कि समय मिले जिससे वह खुलकर अपनी बात कह सके। सन्नाटे को तोड़ते हुए अक्षिता बोली, क्या आप रजनी से बहुत प्यार करते हैं? पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ज़मीन पर थी। रजनी, यह नाम इसको कैसे मालूम हुआ? यह कैसे जानती है हमारे प्यार के बारे में? मेरे लिए उसका सवाल ऐसे ही था जैसे कोई दुश्मन मेरे सामने पिस्तौल लिए खड़ा हो और मारने की धमकी देकर मुझ पर गोली दाग रहा हो। मैं बचा, गोली मेरे कान के नज़दीक से निकल गई। हाँ, हम पिछले 2 साल से साथ ही थे, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रजत ने बचाव करते हुए पलट कर सवाल किया। पहली रात आप उसी का नाम ले रहे थे। आपको शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आपका प्यार सच्चा था तो आपको लड़ जाना चाहिए था सबसे। अभी भी पूछते हुए उसकी नज़र नीचे ही थी। दुश्मन ने पिस्तौल छोड़कर AK-47 से वार किया था। बच पाना मुश्किल था। गोली मेरे सीने में जा लगी। क्या मेरा प्यार सच्चा नहीं था? आज भी आंखें बंद करते ही उसका ख्याल आता है। उसके शरीर की खुशबू अभी भी मुझे महका जाती है। वो मेरे रोम रोम में बसी है। मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। सही कहा तुमने, सबसे लड़ जाना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है, इंसान हारता है तो सिर्फ अपने पिताजी ने इज्जत का हवाला दिया, समाज का डर दिखलाया और मैं कायर लड़ने की जगह हथियार डालकर उनकी खुशी के लिए कुर्बान हो गया। जुबान लड़खड़ाने लगी थी। रुआसे शब्द अब आँखों को भिगो रहे थे। इन सब में हमारा क्या दोष है?
आप खुद अकेले कुर्बान नहीं हुए, आपने अपने साथ हमारी ज़िंदगी भी कुर्बान की है। एक लड़की का सपना होता है उसकी शादी, उसको चाहने वाला पति। सपने टूटे तो कोई बात नहीं, सपने इंसान समय के साथ बदल डालता है, लेकिन ज़िंदगी ही टूट जाए तो उसे कौन संवारेगा। इस बार नीची निगाहें रजत की आंखों में झांक रही हैं। रजत की भीगी आंखों से नमी वापस ले ली। सीने पर लगी गोली अब रक्त बहा रही थी। उस पर दूसरी गोली ठीक इसी जगह लगाना शायद मौत को दावत देने जैसा था। मैं शादी से पहले सब बता देना चाहता था, लेकिन तुमसे कह नहीं पाया। सोचा शायद पिताजी सही हो, मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं, मैंने प्रयास नहीं किया, लेकिन उसके कातिल होने का एहसास मुझे आत्मग्लानि से भर देता है, और यही आत्मग्लानि मुझे जीने भी नहीं दे रही। कातिल किसके, वो मेरी आंखों में लगातार देखे जा रही थी। अब मैं उससे अधिक नज़र नहीं मिला सकता। कातिल तो मैं था ही, लेकिन अब इस निर्दोष का भी गुनहगार हूँ। मैंने नज़र नीचे की, जेब से मोबाइल निकालकर एक फ़ोटो उसको दिखाई। फंदे पर लटकी हुई रजनी और उसका भेजा हुआ अलविदा का अंतिम मैसेज। अच्छिता नज़र टिकाए फ़ोटो को देखती रही। मेरे सीने में लगी गोली को मैंने निकाल दिया। इस फ़ोटो को देखकर शायद वो मेरे जज्बात को समझ सके। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। उसने हिम्मत दिखाई और मौत के गले लगा लिया, और मैं कायरो के जैसे शादी करके हनीमून के लिए आया हूँ। अगर तुम उस समय वो रेप वाली बात न कहती तो शायद मैं यहाँ बैठा नहीं होता। मैं लगभग अपनी सेफ्टी बेल्ट खोलकर कूदने ही वाला था। पिछले 2 दिनों से हिम्मत जुटा पाया हूँ, लेकिन अब तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही मैं उसका खून कर डालूँगा जिसने तुम्हारे साथ यह करतूत की। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। मरना तो था ही, उसको मार कर मरूंगा। उसका नाम बताओ, वह कौन है? रजत की आंखें लाल हो गई। उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। अच्छिता अभी भी फ़ोटो को देख रही थी। हम कमरे में अकेले थे, इंतज़ार कर रहे थे अपनी आने वाली खुशनुमा ज़िंदगी का। हम नहीं जानते थे कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई इंसान नहीं, दरिंदा निकलेगा। नशे की हालत में कमरे में आए, हमारे कपड़े अस्त व्यस्त किए और लगे हमारे जिस्म को नोचने। हम सब कुछ भूल जाते, उसको भी प्यार समझते। लेकिन जब आप प्यार करते हुए रजनी का नाम ले रहे थे, तब हमें एहसास हुआ यह प्यार नहीं, हमारी सुहागरात नहीं, बल्कि हमारा बलात्कार है। दरिंदे की तरह आप हमें लूट रहे थे। आपने तनिक भी हमारे को जानने की कोशिश नहीं की। आप सिर्फ अपनी भड़ास निकालना चाहते थे। आप इस फ़ोटो को देखकर इतने खिन्न हुए कि आप क्या कर रहे हो आपको खुद नहीं मालूम था। मैं कैसे कहूँ वो मेरी सुहागरात थे? मैं कैसे मानूँ कि वो प्यार था? वैसे भी यह लफ्ज़ मुझे कभी समझ आया ही नहीं। प्यार, लोग कहते हैं प्यार एक एहसास है जो दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। 2 जिस्मों को एक करता है, लेकिन
वो एहसास कहा था, वह पीड़ा तो थी, दर्द था। दर्द और उसके पति का किसी और लड़की का नाम लेकर उसके साथ। वो शांत हो गई। मैं उसके चेहरे को देख रहा था और वो अभी भी मोबाइल की फ़ोटो में मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। AK-47 की लगी गोलियां मैं निकाल चुका था, लेकिन अब दुश्मन ने सामने सामने तोप लिए खड़ा था। धम्म की आवाज़ के साथ मुझ पर बम का गोला गिरा और मेरे परखच्चे उड़ गए। यह वास्तविकता थी जिसको झुठलाया नहीं जा सकता। जो कुछ उसने कहा था 100% सही था। वो सुहागरात हो ही नहीं सकती। यह कैसा प्रयास था जिसने मुझे दरिंदा बना दिया। यह कैसा प्रयास जिसने मुझे एक मासूम का बलात्कारी बना दिया। अभी एक कातिल होने की आत्मग्लानि मुझे खाए जा रही थी, अब एक बलात्कारी होना मेरे लिए घातक ही था। मैं दोनों हाथों से मुंह को ढके अपने आंसुओं को छुपा रहा था, जबकि नहीं जानता था कि उसको मेरे इन आंसुओं से कोई प्रभाव पड़ेगा भी या नहीं। मेरे जिस्म के टुकड़े बम के धमाके से ज़मीन पर बिखर पड़े थे। इनको समेटकर कोई क्रियाक्रम कर दे या संजीवनी बूटी सुंघाकर मुझे पुनः जीवित कर दे। मालूम है, जब हम होटल में थे तब बहुत लड़के प्यार का ऑफ़र लेकर आया करते थे। हम कभी समझ नहीं पाए उनको कैसे एक बार देखकर प्यार हो जाता है, जबकि हम चाहते थे प्यार का एहसास हो। प्यार जो एक दूसरे के जिस्म से ना हो, सिर्फ दिलों से हो। लेकिन ऐसा प्यार मिला ही नहीं। कोई एक दूसरे को बिना अच्छे से जाने प्यार कर सकता है। माँ भी बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, तभी प्यार कर सकती है। एक दूसरे के बच्चे को कोई औरत वो भी ममता नहीं दे सकती जो अपने माँ बाप से दूर रहकर पढ़ते हैं, दूर नौकरी करते हैं। उनका प्रेम अपने माँ बाप के प्रति कम हो जाता है। तब कोई कैसे जिस्म से प्यार जिंदगी भर निभाएगा। हमने सोचा था हमारा पति हमको समझकर प्यार करेगा, लेकिन आप भी सिर्फ शरीर, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप जिस्म से प्यार करते हैं। आज आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपने उसको छोड़ दिया, बल्कि दुख इस बात का है कि आज वो आपके कारण उसने आत्महत्या कर ली। नॉर्मल भी अगर कोई किसी के लिए आत्महत्या कर ले या उसके कारण किसी की जान चली जाए तो आत्मग्लानि होना स्वाभाविक है। बस आपके साथ भी यही है। मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, मेरा उसका साथ जिस्मानी नहीं था। मैंने कभी उसको गलत नज़रिए से छुआ तक नहीं था। हम दोनों ही एक दूसरे के संग जीवन बिताना चाहते थे। मैं आगे कुछ कहता उससे पहले वो खिसक के मुझसे सट कर बैठ गई। मोबाइल की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको लगता है कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जो सच कुछ और ही है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह फ़ोटो झूठी है। सोचने वाली बात यह है, जब इसने आत्महत्या कर ली तो इसने यह फ़ोटो कैसे भेजी। मेरी नज़र फ़ोटो पर गड़ गई। अक्षिता सवाल भरी निगाहों से मुझे घूर रही है। एकदम सही पकड़ा इसने।
मरने के बाद कोई फ़ोटो कैसे भेजेगा? फिर भी दिमाग तो दिमाग ही है वो, और वो भी प्यार का मारा रजत हो सकता है। बाद में किसी ने भेजी हो। अक्षिता किसने? उसके पापा ने या माँ बहन ने? फिर पुलिस ने? रजत कोई भी हो सकता है। देखो, फंदा गले में है और पैर हवा में। ऐसा भला ही है, फ़ोटो कैसे झूठी हो सकती है? अक्षिता, ऐसे प्रैंक हमने हॉस्टल में बहुत किए हैं। कोई भी माँ बाप पहले अपनी लड़की को नीचे उतारेगा या पहले फ़ोटो खींचकर उसके आशिक को भेजेगा। पुलिस ने भेजी होती तो अब तक आपके पास तहकीकात के लिए आ चुकी होती। अच्छा, ये देखिए, फ़ोटो पर उंगली रखते हुए बोला। पीछे दीवार पर घड़ी लगी है, उसमें 4 बजे है और यह मैसेज आपको 4:02 पर आया है, ठीक हमारी शादी के 1 दिन पहले और आत्महत्या करने के 2 मिनट बाद। रजत, तुम्हारे कहने का मतलब वो जिंदा है? मैं शादी न करूं, इसके लिए यह सब किया। अक्षिता, अब समझ आया आपको? लड़कियों का हथियार जानते हैं आप? जब किसी को पिघलाना हो तो उसके आंसू हथियार बनते हैं, लेकिन जब आंसू देखने वाला सामने ना हो तो जिंदगी। रजत, जो अब तक उसको गांव की गंवार और अनपढ़ समझ रहा था, उसकी ख्वाहिश पूरा ना होने के कारण। रजत, हाँ तो अभी कौन सी देर हुई है? यहाँ कोई जॉब देख लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अक्षिता, नहीं, अब नहीं करनी। क्यों रजत, क्यों? अभी तो तुमने कहा। अक्षिता, हाँ, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। भैया भाभी दूसरे शहर में रहते हैं और मम्मी जी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं जॉब करूँगी तो मम्मी जी पर काम का बोझ पड़ जाएगा। इंसानी मस्तिष्क बहुत ही तुलनात्मक होता है, परंतु तुलना करने लगता है। प्यार का मारा रजत बैठा तुलना कर रहा है। कितना फ़र्क है रजनी और इसकी सोच में। रजनी ने तो पहले ही बोल दिया था, शादी के बाद हम अलग रहेंगे, और मैं भी मान गया था। क्या मेरी आंखों पर प्यार का पर्दा इस कदर हावी था कि मैं अपना भला बुरा सब कुछ भूल गया था? माँ का नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा सा है, वो सही काम में भी कुछ न कुछ सुना ही डालती है। ऐसे में उनके साथ रहना बेहद कठिन है। रजत ऐसा बोलकर अक्षिता को टटोलना चाहता था। अक्षिता, एक बार हम गिर पड़े थे, तब हमारे पैर की हड्डी टूट गई थी, बहुत दर्द हुआ था, एकदम आसानी पीड़ा थी। तब भी हमने अपना पैर नहीं कटवाया, उस पर प्लास्टर चढ़ाकर उसको ठीक किया। रजत, हाँ तो हड्डी टूटने पर कौन पैर कटवाता है? अक्षिता को मुस्कुराता देख अपनी समझ पर रंज हुआ। इसके कहने का अर्थ यह था कि घर में निकल कर इस तरह का हो तो निकाल ही देना चाहिए। कोई इस तरह का हो तो निकाल ही देना चाहिए, उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, बल्कि प्लास्टर रूपी प्यार का इलाज कर सकता है, स्वभाव को बदला जा सकता है। रजत, तुम हमेशा से इतनी ही समझदार हो या अभी मेरी संगत का असर है? वो खिलखिलाई। अब प्रोफेसर की बीवी इतनी भी समझदार नहीं होगी तो लोग मजाक नहीं बनाएंगे। यह क्या मेरी समझदारी पर व्यंग था, लेकिन उसने फिर भी मुझे नीचा नहीं दिखाया। बम के धमाके के साथ मेरे बिखरे हुए टुकड़ों को
अच्छिता ने समेट लिया था। अच्छिता बिस्तर से उठते हुए बोली, आपको एक चमत्कार दिखाएं? रजत दिखाओ। अच्छिता ने अपने पर्स से एक छोटी सी बोतल निकाली और फुसफुस की आवाज़ के साथ इधर उधर इत्र की कुछ बूंदें अपने कमरे को महकाने लगी। रजत, इसमें चमत्कार जैसी क्या बात है? इत्र महकेगा। इत्र है, महकेगा ही। अच्छिता, आपने कहा था न कि शरीर की खुशबू आज भी आपको महका जाती है। तो अब जरा लंबी सांस लीजिए और बताइए, उसकी महक आती है या हमारे इत्र की? मैंने आंखें बंद करके लंबी सांस ली। एक इत्र के ऊपर कैसे पुरानी खुशबू बाकी रह सकती है? आंखें बंद करके रजनी ही नहीं बल्कि अच्छिता का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखा। मैं कैसे भूल जाऊं जो मैंने तुम्हारे साथ किया? भविष्य में मैं तुम्हें प्यार दे सकूंगा, इसका वादा भी मैं नहीं कर सकता। अच्छिता मेरे पास बैठते हुए मेरी आंखों में देखते हुए बोली, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ। जो हुआ सो हुआ। वैसे भी कुंवारा दिल एक आईने के जैसे ही तो होता है, जो सामने आया उसका ही प्रतिबिंब बन जाता है, परंतु वो बदल सकता है। लेकिन शादी एक फोटो के समान है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारी शादी हुई है। शादी वो पवित्र रिश्ता है जो देवी देवताओं के समक्ष किया गया गठबंधन है। अब आप हमको समझिए और हम आपको। हम हमारे प्यार से आपको इस तरह बांध लेंगे कि आपको रजनी की कभी याद न आए। मेरे बिखरे हुए टुकड़ों में फिर से जान भर दी थी। इन शब्दों ने इतना भरोसा, इतना अपनापन कभी नहीं मिला। इन शब्दों ने मेरे मन में उथल पुथल मचा दी। कभी रजनी सामने आ गई तो क्या मैं रोक पाऊंगा? क्या उसके साथ बिताए पल याद करके मैं कहीं इसको धोखा नहीं देने लग जाऊंगा? क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकोगी? अच्छिता, शक करना हर नारी का रंग रंग में बसा है, तो वो ही नहीं हो पाएगा। हाँ, इतना भरोसा है कि हम आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। मुस्कुराकर इतने प्यारे लहजे में सरल शब्दों में बात कह देने का हुनर बहुत ही कम लोगों के पास होता है। इस अंदाज में मुझे इतना लुभाया कि मैं उसको गले लगा लेना चाहता था। उसका मासूम सा चेहरा चूम लेना चाहता था। एक चुंबकीय शक्ति मुझे खींच रही थी। अपने को संभालते हुए कहा, ये तुम हम हमारा कहती हो तो लगता है जैसे तुम ही तुम्हारा परिवार भी साथ हो। अच्छिता खिलखिलाई। हाँ तो है ना वो सब हमारे साथ ही है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वो अब हम अपना बोलने वाला सलीका बदल देंगे? बचपन की आदत है तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। यह क्या था? कोई अज्ञात अस्त्र जिसने मुझ पर प्रहार किया था? कैसे कोई इतना मीठा हो सकता है? कैसे कोई अपनी आदत तक विवाह के लिए बदल सकता है? क्या स्त्रियों को ही सब त्यागना जरूरी है? क्या मैं अपने विवाह की खातिर रजनी को निकाल कर इसको दिल में नहीं बसा सकता? यही सब सोचते विचारते चुंबकीय शक्ति इतनी बढ़ी कि अब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उससे लिपट गया। कमरे में फैली इत्र की खुशबू और उसका मखमली बदन मुझे मदहोश करने लगा। उसके हाथ मेरी कमर पर थे। उसका विरोध न करना मेरी उत्तेजना को बढ़ा रहा था। कपड़ों ने सरकना शुरू कर दिया था।
चुंबनों की बाढ़ आ गई थी। यह पहले प्यार का एहसास था जो सुहागरात के एहसास से कहीं अधिक था। यहाँ संतुष्टि थी। मेरे मन में रजनी का ख्याल कोसों दूर तक नहीं था। बाहों में समाई सिर्फ अच्छिता थी। कमरे में ठंडे तापमान को हमारे शरीर की गर्मी गर्म कर रही थी। उसकी बंद आँखों में संतुष्टि का भाव देख पा रहा था। यह बलात्कार नहीं, पूर्ण प्रेम था। शादी के 8 साल बीत गए। रजनी का ख्याल कभी नहीं आया। 6 साल का बेटा बंटी जीवन में आ चुका था। अक्षिता ने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था। छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती थी, लेकिन उसने भी प्यार छुपा होता था। प्रत्येक नोक झोंक के बाद आकर्षण और अधिक बढ़ जाता। यही सब तो जीवन का आनंद है। तुम ही हो आती बेमतलब मुझे छुट्टी करनी पड़ी। बाथरूम में निकलकर तौलिए से सर रगड़ते हुए कहा, अक्षिता, हमेशा हम ही जाते हैं, आज आप जाइए। जानिए तो बेटा क्या गुल खिला रहा है स्कूल में। आज बंटी के स्कूल की पीटीएम है। प्रोफेसर होने के बावजूद आज भी स्कूल की टीचर से मिलना मुझे मेरे लिए स्कूल की क्रूर टीचर की याद दिलाकर मुझे डर का एहसास कराता है। अनमने मन से मैं बंटी का हाथ पकड़े स्कूल के कॉरिडोर से दरवाजे पर पड़े नंबर को देखता जा रहा था। बंटी उछल कर चल रहा था। वो खुश था। आज उसके पापा साथ आए हैं। कमरा नंबर 135 के आगे मेरे कदम रुक गए। यही बंटी का क्लासरूम है। सामने लंबे सुलझे बालों वाली उसकी टीचर रजिस्टर में कुछ लिख रही थी। मेरे कदम वापस हो गए। मैं मुड़ा ही था कि प्रिंसिपल ने मुझे पहचानते हुए कहा, बंटी का क्लासरूम यही है, मिस रजनी से मिलिए, हमारी बेस्ट टीचर। रजनी खड़ी हो गई। वो मुझे देखकर ऐसे शक पकाई कि जैसे मैं उसका चमकता हुआ चेहरा, माथे पर बड़ी बिंदी सी जो वो हमेशा से लगाती थी। रजनी हमारे शहर में नामी प्रोफेसर है, ये ध्यान देखना कोई तकलीफ ना हो, प्रिंसिपल ने निर्देश दिया और चली गई। रजनी और मैं खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। बंटी ने मेरा हाथ खींचते हुए ध्यान भंग किया। पापा मैडम को गुड मॉर्निंग तो बोलिए। रजनी बड़ा ही नटखट और समझदार है, आइए बैठिए ना। रजनी कुर्सी पर बैठ गई। सामने छोटी बच्चों के बैठने की बेंच पर बंटी और मैं। अक्षिता से कितनी बार मिली नहीं जानती थी वो तुम्हारी कभी याद नहीं आई मेरी, तुम्हें याद नहीं आई मेरी। वो अपलक मेरी आंखों में देख रही थी। झूठ बोल नहीं सकता था, इसलिए बात को बदल देना उचित समझा। वो फोटो से अलविदा का मैसेज देख मैं समझा तुम बुलाती तो जरूर आता। छोड़ो ये पुरानी बातें, ये बताओ कहाँ हो आजकल, शादी वादी हुई या नहीं। कहते हुए ना गड़े मुर्दे और पुरानी बातों को जितना कुरेदा जाए बदबू उतनी ही आती है। इसलिए मैंने माहौल नरम करने की कोशिश की। जिस लड़की को तुम जैसे लड़के ने छोड़ दिया उसे कौन अपनाएगा, या यूं कहो कोई मिला नहीं तुम्हारे जैसा। उस दिन दम निकलने से पहले घरवालों ने बचा लिया।
तभी आज सामने बैठी हूँ। वो अभी भी मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही थी। उसके बोलने का अर्थ कुछ ऐसे था कि मैंने प्यार में बेवफाई की और वो अभी तक मेरे प्यार में किसी दूसरे को पसंद नहीं कर पाई। बंटी पढ़ने में कैसा है? मैंने सवाल बदला। रजनी एकदम तुम पर गया है। हाजिर जवाबी का तो पूछो ही मत। बंटी का गाल नोचते हुए बोली, अब चलना चाहिए। कहते हुए मैं खड़ा होकर लगभग दरवाजे तक ही आ गया। रजनी, मैं आज तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने पलट कर देखा। उसकी पलकें भीगी हुई थी। उसकी भीगी पलकें उनके प्यार की सच्चाई बयां कर रही थी। मुझे अक्षिता की कही बात याद आ गई। ये लाचार स्त्री के हथियार होते हैं। देरी किए बिना मैंने पलटते हुए कहा, रजनी, बंटी मुझ पर नहीं अक्षिता पर गया है। मैं तो कभी हाजिर जवाबी था ही नहीं। इतना समझदार होता तो आज तुम्हारे साथ होता। अक्षिता के नहीं, इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने पलटकर देखना भी सही नहीं समझा। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। मेरी कही बात शायद वो समझ गई होगी। मुझे पिताजी की कही बात याद आ रही थी। वो लड़की तेरे लायक नहीं है। और प्यार का क्या है, वो शादी के बाद हो जाएगा। आज बाप बनने के बाद समझ आया है, कोई भी पिता अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचता। उसके बेहतर जीवन के लिए निरंतर प्रयास करता है। जिस पिता को उस समय में अपना दोषी समझता था, आज उनकी कहे तो एक एक शब्द सही लग रहे हैं। घर पहुंचा तो कमरे में अक्षिता बिस्तर पर पड़े कपड़ों की तह बनाकर अलमारी में रख रही थी। जानती हो बंटी की टीचर कौन है? अक्षिता, हाँ, रजनी मैडम है ना। उसका ध्यान कपड़ों की तह बनाने में था। रजत, हाँ, वो कोई और नहीं, वही रजनी है। अक्षिता, हाँ जानती हूँ, वह आपकी वाली रजनी है। इन कपड़ों की तह बनाते हुए उसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा। रजत, फिर भी तुमने मुझे स्कूल भेज दिया। तुम्हें डर नहीं लगा? अक्षिता, डरना क्यों है? उसने भौं सिकोड़ते हुए पूछा। रजत, वो आज मेरा इंतज़ार कर रही है। अगर मेरे कदम बहक जाते तो? अक्षिता, पहला प्यार है, आसानी से जाने वाला थोड़े ही है। जो आज भी तुमसे प्यार करती है, मैंने देखा उसकी निगाहों में। बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन अगर आज भी आप उससे नहीं मिलते तो वो अपना भविष्य नहीं बना पाती। आज आपके वापस आ जाने से उसको महसूस हो चुका होगा कि उसे अब घर बसा लेना चाहिए। रजत, वो सब ठीक है, लेकिन मैं लोग उसके आंसू देखकर पिघल जाता। तुम्हें छोड़ उसके संग मैं आगे कुछ बोल पाता। वो मेरे करीब आ चुकी थी। मेरे मुंह पर हाथ रखकर आगे के शब्दों को रोक दिया। बाहों का हार गले में डालकर मेरे कान में फुसफुसाई। हम उस देश की नारी हैं जहाँ सावित्री जैसी स्त्री जन्मी है, जिन्होंने यमराज से भी अपने पति को छुड़ा लिया था। यह तो फिर भी एक शब्द अधूरे रह गए। माँ की आवाज़ आई। अच्छी कहाँ मर गई? चिल्लाते हुए बोली। माँ जी मरे नहीं हैं, आ रहे हैं। फिर कान में फुसफुसाई।
हम मारने वालों में से हैं, मरने वालों में से नहीं। वह दौड़ गई माँ की आवाज़ की तरफ। मैं बिस्तर पर बैठ गया, पैर लटकाते हुए। ऐसे ही पीछे लुढ़क गया। आंखें बंद की तो दोनों के चेहरे सामने थे। एक तरफ भीगी पलकें लिए रजनी, दूसरी तरफ आत्मविश्वास से भरी हुई अक्षिता, मेरी पत्नी जिसने मेरे पहले प्यार को हरा दिया। बंटी मेरी छाती पर चढ़कर बैठा। पापा चलो न, कहीं घूमने ले चलो। कमरे में दाखिल होती हुई अक्षिता, छोड़ना मत बेटा जब तक पापा ना माने। हंसी ठहाटों की कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। क्या यही खुशहाल ज़िंदगी मुझे रजनी के साथ मिल सकती थी? उम्मीद है आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।